कल हम बात कर रहे थे अधिगम को लेके, ना। अधिगम में आज हम नेक्स्ट बात करते हैं सीखने के तरीके या शैलियाँ। देखो, कोई भी बालक जो होता है या कोई भी व्यक्ति जो होता है, वो जब भी किसी व्यवहार को सीखता है तो उसका सीखने का अपना एक विशेष तरीका होता है। हर बालक का, हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है जिस तरीके के आधार पर वो सीखता है। उस तरीके को हम उसकी सीखने की शैली कहते हैं। हर आदमी की अपनी शैली होती है, बातचीत करने की शैली होती है, काम करने की शैली होती है, सीखने की शैली होती है। तो उस शैली को हम तरीका भी कह सकते हैं और शैली भी कह सकते हैं। दोनों तरह से आपको पूछा जा सकता है। सीखने की शैली या तरीका दोनों एक ही बात है। सीखने की शैली या तरीका में जब बात करते हैं तो कौन कौन सी शैलियाँ या तरीके होते हैं। सबसे पहले नंबर पर विराम, अविराम शैली। विराम अविराम शैली क्या होती है? किसे विराम शैली कहते हैं, किसे अविराम शैली कहते हैं? विराम शैली का मतलब होता है जब एक बालक सीखता है, जब एक बालक सीखता है तो सीखने के दौरान बीच बीच में रुकता है, लगातार नहीं सीखता। जैसे थोड़ी देर पढ़ा फिर रुक गया, फिर थोड़ी देर पढ़ा फिर रुक गया, मतलब बीच बीच में विश्राम करता है, रुकता है और फिर सीखता है, तो वो विराम शैली है, वो विराम शैली है। दूसरा अविराम। अविराम का मतलब जब व्यक्ति रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। तो निरंतर चलते रहने के समय, जब निरंतर चलता रहता तो निरंतर चलते रहने के समय उसकी जो शैली होती है उसके अंदर वो एक साथ ही जो भी विषय वस्तु दी जाती है उसको लगातार पढ़ता है, बीच में विश्राम नहीं करता, रुकता नहीं है। अब कौन सा बालक ऐसा होगा जो बिना रुके पढ़ता चला जाएगा और कौन सा बालक ऐसा होगा जो रुक रुक करके पढ़ेगा? तो जो बालक प्रतिभाशाली होगा वो तो बिना रुके पढ़ लेगा, और जो बालक कमज़ोर होगा वो क्या करेगा? बीच बीच में रुकेगा, रुक रुक कर पढ़ेगा, एक साथ वो नहीं पढ़ सकता। तो पहले नंबर पर तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए कि विराम का मतलब क्या और अविराम का मतलब क्या है। जब हमें इसका मीनिंग पता लग गया विराम का क्या और अविराम का क्या, तो सेकंड नंबर पे हमें इस बात का पता होना चाहिए कि कौन लोग विराम और कौन अविराम सीखेंगे। तो कमज़ोर होगा तो विराम, और कमज़ोर नहीं है प्रतिभाशाली तो अविराम सीखेगा। इसके बाद में विषय वस्तु को लेकर हमें पूछ सकते हैं, ऐसी कौन सी विषय वस्तु होती है जिसको सीखने के लिए विराम शैली का उपयोग करेगा, और ऐसी कौन सी विषय वस्तु होती है जिसके लिए अविराम शैली का उपयोग करेगा। तो जब विषय वस्तु छोटी है तो उसको आप बिना रुके पढ़ सकते हो, और जब विषय वस्तु बड़ी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा, विराम लेना पड़ेगा। चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली हैं लेकिन विषय वस्तु बहुत बड़ी है तो आपको विश्राम लेना ही पड़ेगा, रुकना ही पड़ेगा। तो तीन बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। लिखिए, सीखने के दौरान सीखने के दौरान
जब एक बालक सीखने के दौरान जब एक बालक बीच बीच में रुकता है या विश्राम लेता है, तो यह विराम शैली होती है। विराम शैली होती है। और यदि बालक बिना रुके निरंतर सीखता रहता है, तो यह अविराम शैली होती है। अविराम शैली होती है। स्टेप बदल कर लिखो। जब बालक प्रतिभाशाली होता है, तो वह अविराम शैली का और कमज़ोर होता है तो विराम शैली का उपयोग करता है। विराम शैली का उपयोग करता है तथा बड़ी विषय वस्तु में विराम शैली जबकि छोटी विषय वस्तु में अविराम शैली का उपयोग किया जाता है। अविराम शैली का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पूर्ण आंशिक शैली। पूर्ण आंशिक शैली। पूर्ण शैली क्या है और आंशिक शैली क्या है? पूर्ण का मतलब होता है जब भी सीखने वाला जो बालक होता है, व्यक्ति होता है, वो एक बार में ही संपूर्ण विषय वस्तु को सीखने का प्रयास करे। जो भी विषय वस्तु उसको दी जाती है उसको एक बार में ही पूर्ण रूप से सीख ले, तो पूर्ण शैली।
और अगर वो विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांट करके, टुकड़ों में विभाजित करके फिर सीखे तो वो क्या होगी? आंशिक शैली। यानी विभाजन करके अंश अंश को सीखे तो आंशिक, और एक साथ सीखे तो पूर्ण। यहाँ पर भी वही बात है, जब बालक प्रतिभाशाली होगा तो पूर्ण रूप से सीख जाएगा, कमज़ोर होगा तो वो अंश अंश करके, टुकड़े टुकड़े करके सीखेगा। विषय वस्तु यदि बड़ी है तो हमें टुकड़े करने पड़ेंगे, छोटी है तो एक साथ उसको सीख सकते हैं। लिखें, जब कोई बालक किसी विषय वस्तु को एक साथ सीखने का प्रयास करता है, तो पूर्ण शैली होती है। और यदि अंशों में बांटकर सीखता है, तो आंशिक शैली होती है। जब बालक प्रतिभाशाली हो तो पूर्ण शैली अपनाता है, और कमज़ोर हो तो आंशिक शैली अपनाता है। छोटी विषय वस्तु के लिए पूर्ण शैली जबकि बड़ी विषय वस्तु के लिए आंशिक शैली उपयोगी होती है। साभिप्राय, प्रासंगिक शैली। साभिप्राय, प्रासंगिक शैली। साभिप्राय क्या है, प्रासंगिक क्या है? साभिप्राय का मतलब होता है जब एक बालक सीखता है तो उसके लिए पहले से ही उसका उद्देश्य तय होता है, और जो पहले से तय उद्देश्य है, साभिप्राय का मतलब होता है जिसका पहले से कोई उद्देश्य हो। स अभिप्राय, अभिप्राय का मतलब उद्देश्य। तो जहाँ पहले से उद्देश्य हो उसके अनुसार वो सीखे तो साभिप्राय सीखना। और बिना
पूर्व इच्छा के, बिना पूर्व उद्देश्य के अकस्मात किसी बात को सीख जाए तो वो क्या होता है? प्रासंगिक सीखना। यानी किसी प्रसंग के कारण, प्रसंग मतलब किसी घटना के कारण अचानक सीख जाए तो वो होता प्रासंगिक सीखना। मतलब पहले विचारा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, पर हो जाता है। कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है जीवन के अंदर कि पहले सोचते ही नहीं ऐसा होगा, पर हो जाता है, फिर पता चलता है। तो वो जो हो जाता है, पता चलता, वो क्या है? प्रासंगिक है। मतलब जैसा हमने सोचा नहीं था वैसा हो गया। ठीक है, तो दो तरह यहाँ सीखना है। एक तो पहले से हम तय करके सीखें, दूसरा हम प्रसंगवश किसी व्यवहार को सीख जाएं। अब इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे आप लोग यहाँ के लिए आए होंगे पढ़ने के लिए, तो आप में से लगभग जो है 99% लोग ये सोच के आए होंगे कि मैं वहाँ मिलूँगा। ऐसा है या नहीं है? मतलब 99% लोगों के माइंड में ये होगा ना, मैं वहाँ मिलूँगा इसलिए आप आए, वरना मैंने तो कोई ऐड भी नहीं दिया था, इसीलिए आए हो ना। तो ये तो उद्देश्यपूर्ण है, आपका उद्देश्य था कि हमें उस आदमी से पढ़ना है। तो ये तो हमारा साभिप्राय सीखना हुआ। जो भी मैं बातें करूंगा वो साभिप्राय सीखना है, क्योंकि वो सीखने के लिए आप आगे से अपनी मर्जी से आए हो। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ये भाई यहाँ पर बैठा हुआ मिलता आपको, इसके लिए थोड़ी सोचा था तुमने कि यार वो भी कोई मिलेगा मेरे को वहाँ पे? सोचा था आपने? ये तो अकस्मात ही मिल गया ना, और मिल भी गया और इसको आप जान भी गए, पहचान भी गए। अब भविष्य में कहीं ये मार्केट में मिल जाए तो आप पहचानोगे नहीं इसको, जबकि पहले सोचा ही नहीं था। तो वो होता है प्रसंगवश। मतलब हम आए और यहाँ पर किसी से मुलाकात हो गई, उसके बारे में हमने पहले सोचा ही नहीं था। तो दो बातें होती है, दो तरीके होते हैं सीखने के। एक तो हम पहले से सोच करके सीखते हैं, वो साभिप्राय। एक हमने सोचा ही नहीं था फिर भी सीख जाते हैं, वो प्रासंगिक। लिखिए, जब पहले से तय उद्देश्य के अनुसार, जब पहले से तय उद्देश्य के अनुसार सीखा जाता है, सीखा जाता है तो वह साभिप्राय सीखना होता है। साभिप्राय सीखना होता है। और जब किसी प्रसंगवश अचानक सीख जाते हैं, किसी प्रसंगवश अचानक सीख जाते हैं, तो प्रासंगिक सीखना होता है। प्रासंगिक सीखना होता है। औपचारिक अनौपचारिक शैली। औपचारिक अनौपचारिक शैली। औपचारिक अनौपचारिक शैली क्या है? औपचारिक अनौपचारिक शैली का मतलब होता है जब सीखने के लिए कोई निश्चित नियम
फॉलो करने पड़ते हैं, निश्चित व्यवहारों के माध्यम से सीखना होता है, तो वो सीखना होता है औपचारिक, जैसे किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ना। और जब एक व्यक्ति घर परिवार समाज में वैसे ही सीख जाता है, तो वहाँ पर जो सीखना होता है वो कैसा होता है? अनौपचारिक सीखना होता है, क्योंकि वहाँ पर सीखने के लिए कोई नियम कानून आदि नहीं होते। तो नियम से, किसी व्यवस्था से, किसी निश्चित व्यवहार से सीखा जाए, औपचारिक होगा। बिना किसी नियम के सामान्य सामाजिक व्यवहार वातावरण घर परिवार से वैसे सीख ले तो वो अनौपचारिक होगा। हम अपने जीवन में 70% अनौपचारिक सीखते हैं और 30% औपचारिक सीखते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें आता है, सीखते हैं, उसमें किताबी ज्ञान जो होता है वो केवल 30% होता है, जो औपचारिक रूप से हम सीखते हैं नियमों में बंद कर। बाकी 70% जो हमारी ज़िंदगी का असली सक्सेस रेट होता है, उसको तय करता है, वो तो हम खुद अपने आप ही सीखते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि वहाँ हम पढ़े और मतलब नहीं निकला, तो निकलेगा भी नहीं, क्योंकि 70% वाला पास होता है, 30 वाला थोड़ी होता है। सिखाने वाले से तो हम कितना सीखते हैं? केवल 30%। 70% तो अपने अंदर होना चाहिए, है ना। अपना दिमाग काम करना चाहिए, अपनी सोच काम करनी चाहिए, अपना व्यवहार काम करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक होती है, खुद से होती है। लिखिए, जब किसी निश्चित नियम या व्यवस्थाओं के आधार पर, किसी निश्चित नियम या व्यवस्थाओं के आधार पर सीखा जाता है, तो वह औपचारिक होता है। जैसे किसी विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ना। विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ना स्टेप बदल कर लिखो। जबकि घर परिवार समाज के वातावरण में रहते हुए अनायास सीखना या सामाजिक वातावरण से बिना किसी नियम के सीखना, अनौपचारिक सीखना होता है। अनौपचारिक सीखना होता है। सीखने के प्रकार।
एक अमेरिकी विद्वान हुए डेविड आसुबेल, इन्होंने सीखने के प्रकारों का उल्लेख किया है कि एक व्यक्ति, एक बालक जो है वो कैसे कैसे सीखता है। तरीका सीखने का वो अलग चीज़ है और प्रकार अलग चीज़ है। तरीका जो होता है वो हर बालक का अलग होता है, लेकिन प्रकार एक समूह का अलग होता है। एक समूह मिलकर के एक प्रकार से सीख सकता है, लेकिन तरीका पूरी दुनिया में हर व्यक्ति का अलग होगा, कोई दो लोगों का एक नहीं हो सकता। समझ रहे बात को आप? तरीके और प्रकार में क्या फ़र्क है? प्रकार एक समूह का हो सकता है, 100 बच्चे एक प्रकार से सीख सकते हैं, लेकिन 100 बच्चे अलग अलग तरीकों से सीखेंगे। तो यहाँ पर डेविड आसुबेल ने प्रकार बताएं सीखने के, जिनके अनुसार 4 प्रकार होते हैं। अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना, रटन सीखना, अर्थपूर्ण सीखना। ये 4 प्रकार बताएं डेविड आसुबेल ने। ये चारों क्या है? अभिग्रहण सीखना क्या होता है? जब किसी बालक को कोई मौखिक विषय वस्तु बोल करके बताई जाए, जिसे बालक ध्यानपूर्वक सुनकर सीखे, या कोई लिखित विषय वस्तु दे दी जाए, उससे बालक पढ़कर के सीखे, लेकिन चाहे वो सुनकर के सीख रहा है चाहे वो पढ़कर के सीख रहा है, उस विषय वस्तु को पूर्ण रूप से आत्मसात कर ले, अच्छे से जो विषय वस्तु दी गई है उसको याद कर ले, चाहे वो रटकर याद करे चाहे समझकर याद करे, उसे बोला जाता अभिग्रहण सीखना। जैसा सीखने को दिया गया वैसा का वैसा उतना उसने सीख तो लिया, लेकिन सीखने में 2 तरीके उसने अपनाए। जिसको समझ पाया उसको समझ लिया, जिसको नहीं समझ पाया उसको रट लिया। तो चाहे वो रट करके सीख रहा है या समझ करके सीख रहा, पर वो सीख रहा है। इस प्रकार के सीखने को क्या बोला जाता है? अभिग्रहण सीखना बोला जाता है। सारी विषय वस्तु ऐसी नहीं हो सकती कि हमें समझ में आ जाए, इसलिए हमें बहुत सारी विषय वस्तु को कई बार रटना भी पड़ता है, और बहुत सारी विषय वस्तु ऐसी भी होती है जिसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें केवल समझना ही होता है। लेकिन दोनों कार्य करते हुए सीखना क्या कहलाता है? अभिग्रहण सीखना कहलाता है। एक कंपटीशन के लिए बैठने वाला जो प्रतियोगी होता है ना, वो अभिग्रहण सीखने का ही उपयोग करता है, क्योंकि उसके पाठ्यक्रम में कुछ सब्जेक्ट वो होते हैं जो उसके फेवर के होते हैं, और कुछ वो होते हैं जो उसके फेवर के नहीं होते। जो उसके फेवर के होते हैं उनको तो वो समझ जाता है, लेकिन जो उसके फेवर के नहीं उनको क्या करना पड़ता है? उसको रटना पड़ता है। बिना रटे उनको वो कंप्लीट नहीं कर सकता। आपके साथ भी ऐसा होगा, बहुत सारी चीज़ें आप केवल रट रहे होंगे, रटते होंगे, रटनी पड़ेगी, आप समझ ही नहीं पाएंगे उनको। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको बहुत अच्छे से समझ कर पाएंगे। लिखिए, अभिग्रहण सीखना, जब किसी बालक को कोई मौखिक या लिखित विषय वस्तु
सीखने को दी जाती है, सीखने को दी जाती है, मौखिक या लिखित विषय वस्तु सीखने को दी जाती है, तो सीखने को दी जाती है तो वह व्यक्ति या बालक उस विषय वस्तु को आत्मसात कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, चाहे समझकर या रटकर, चाहे समझकर या रटकर, या तो समझता है या फिर उसको वो रटता है। नेक्स्ट है अन्वेषण सीखना। अन्वेषण सीखने का मतलब होता है खोजपूर्ण तरीके से सीखना। अन्वेषण का मतलब खोजपूर्ण तरीके से जब कोई सीखता है तो वो अन्वेषण सीखना होता है। जैसे कोई भी एक बालक है या व्यक्ति है, उसको कोई भी विषय वस्तु दे दी जाए तो उस विषय वस्तु में वो अपने खुद के विचार या प्रत्यय भी मिला दे, अपने तरफ से कुछ तथ्य उसमें मिलाएं और फिर उसके आधार पर चीज़ों को समझ पाएं, सीख पाएं, तो वो होता है अन्वेषण सीखना, खोजपूर्ण सीखना। क्योंकि कुछ विषय वस्तु ऐसी होती है जिनमें जब तक आप अपने तथ्य नहीं मिलाओगे या फिर अपने संप्रत्यय नहीं मिलाओगे, उनका उपयोग नहीं करोगे, तब तक आप नहीं सीख सकते। जैसे गणित में आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, पढ़ी है? कितने लोगों को पता त्रिकोणमिति क्या होती है? बताओ, नहीं पता? ट्रिग्नोमेट्री, यह भी नहीं पता? अरे त्रिकोणमिति का मतलब होता है एक समकोण त्रिभुज और उसके बाद में न्यून कोणों के आधार पर होने वाली गणनाएं त्रिकोणमिति में आती है। जब भी हम ऐसा गणित पढ़ते हैं जिसमें एक समकोण त्रिभुज होता है और बाकी उसके बाद न्यून कोण होते हैं, जैसे ऐसे सवाल आपने पढ़े होंगे, एक पेड़ की ऊंचाई बताओ जिसकी छाया शाम को 5 बजे उस पेड़ के तने से या भूमि तल भाग से 10 मीटर आगे या दूर पड़ रही है। ठीक है, बताइए पेड़ की ऊंचाई क्या है? तो आपको कोण निकालना पड़ेगा, कितने डिग्री का कोण बन रहा वहाँ से वहाँ तक, पेड़ की 10 मीटर के वहाँ से, फिर उसके आधार पर वो जो आधार है वो आपको निकालना पड़ेगा उसका। अब आधार, लंब और कर्ण यही होते हैं ना, इसके आधार पर होने वाली गणना जो होती है वो त्रिकोणमिति में आती है। और इसको समझने के लिए वहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के सूत्र काम में लिए जाते हैं जिनमें थीटास का उपयोग होता है। साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा पढ़ा होगा ये। तो ये क्या है कि बहुत ही सरल गणित है ये, वर्ड का सबसे सरल गणित है ये, लेकिन इसकी याद करने की जो शैली है वो थोड़ी जटिल है, आसानी से याद होता नहीं है। तो आसानी से याद करने के लिए किसी विद्वान ने सोचा और एक तरीका बता दिया कि इसको अगर आपको सूत्रों को याद रखना है तो एक सूत्र याद कर लो, लाल बटा कक्का। पढ़ा होगा आपने, लाल बटा, और उसके आधार पर समझ में आ जाता है लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, होता ना से। तो इस तरह से आप उसको क्या कर लेते हैं, सही तरीके से उस गणित को सीख लेते हैं। अगर ये लाल बटा कक्का नहीं होता तो हिंदुस्तानियों के लिए त्रिकोणमिति बहुत मुश्किल होता। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर कोई गणित का टीचर लाल बटा कक्का पढ़ाता है, चाहे वो इंग्लिश
का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो। और ये गणित का सूत्र नहीं है, ये किसी की सोच का परिणाम है। ऐसे गणित के अंदर एक होता है सरलीकरण, नाम उसका सरलीकरण है, लेकिन उससे कठिन गणित में कुछ नहीं है। बाहर कोई संख्या लिख देंगे, प्लस माइनस लगा देंगे, उसके आगे बड़ा ब्रैकेट, फिर संख्या, फिर कोई संकेत लिख देंगे, प्लस माइनस कुछ भी, छोटा ब्रैकेट, फिर उसके अंदर संख्या लिख देंगे, मझला ब्रैकेट और लगा देंगे, और छोटे ब्रैकेट में संख्या लिख करके उसके ऊपर सिरोबंद रेखा और लगा देंगे, फिर कहेंगे इसको सरल करो। होते हैं ना ऐसे सवाल करे होंगे। अब समझ में नहीं आता, कोई प्लस पहले कर देता है, कोई माइनस पहले कर देता है, कोई गुणा कर देता है, और उसके आंसर गड़बड़ हो जाते हैं। बहुत कम लोग उसको सही कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में किसी ने दिमाग लगाया और उसके अंदर एक सूत्र दे दिया बोर्ड मास, जो कि गणित का सूत्र है ही नहीं, बना दिया किसी ने, और उसने कह दिया पहले ब्रैकेट को हटाना, फिर ऑफ 33 को हटाना है, फिर डिवाइडेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, बता ना, एडजस्ट करना है, सारा वो बता देता है, और उसके आधार के ऊपर व्यक्ति बहुत आसानी से सरलीकरण कर लेता है। तो वो क्या है, उसका तथ्य है, उसके तर्क हैं, उसका चिंतन है, उसके संप्रत्यय हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, सीखना आसान हो गया। तो जब भी दी गई विषय वस्तु को सीखने के लिए व्यक्ति या बालक अपने खुद के तर्क, तथ्य, संप्रत्यय, विचारों को काम में लेता है, उपयोग में लाता है, तो वो अन्वेषण सीखना होता है। दूसरा, आप जब कभी किसी विषय वस्तु को याद करते हो तो आप भी कुछ ट्रिक्स का उपयोग करते हो, अपनी ट्रिक्स बना लेते हो, फिर उस ट्रिक्स के आधार पर चीज़ों को याद करते हो, तो वो भी क्या है, अपने आप में अन्वेषण सीखना है। अन्वेषण सीखना अपने आप में मेंटल मैपिंग है। क्या है? मेंटल मैपिंग है, मानसिक चित्रण है। हम अपने मस्तिष्क में कुछ चित्र बना लेते हैं, संकेत बना लेते हैं, और उनके आधार पर चीज़ों को लंबे समय तक ये याद रख पाते हैं। वही अपने आप में क्या है, अन्वेषण सीखना। लिखिए, जब सीखते समय एक बालक दी गई विषय वस्तु में सीखते समय एक बालक दी गई विषय वस्तु में अपने विचार या संप्रत्यय समाहित कर लेता है, विचार या संप्रत्यय समाहित कर लेता है, तो एक प्रकार का खोजपूर्ण या अन्वेषण सीखना होता है। खोजपूर्ण या अन्वेषण सीखना होता है। रटंत सीखना। रटंत सीखने का मतलब है जो विषय वस्तु दी गई है उसको रट करके काम चलाने की स्थिति। कई बार ऐसा होता है, कुछ विषय वस्तु ऐसी होती है जिसको लाख प्रयासों के बाद भी व्यक्ति समझ नहीं पाता, लेकिन सीखना जरूरी है, तो वो 100% विषय वस्तु को क्या कर लेता है, रट लेता है, और रट करके अपना काम निकाल लेता, चला लेता है। आप में से बहुत से लोग हिंदी माध्यम के विद्यार्थी रहे होंगे या हैं या रहे होंगे। आपको मैं 2 बातें पूछ रहा हूं, उसका जवाब आप देना। आप बताइए, आप हिंदी मीडियम के इंग्लिश के हैं? बैठे बैठे बता दो, खड़े मत होइए। 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक अंग्रेजी में जब कोई स्टोरी आती थी ना, कभी थर्स्टी क्रो की, कभी ग्रेडी डॉग की, कभी किसकी, तो क्या वो आप वहाँ लिख लेते थे या रट करके जाते थे, इस बार ये आएगी तो ये छाप देंगे? हैं? रट करके जाते थे ना। लिखना तो आज तक भी नहीं आता।
आता है किसी को हिंदी मीडियम वाले को? नहीं आता ना। वो था रटंत सीखना। कई लोग तो इतने भाग्यशाली रहे हमारे जैसे। मैंने 6ठी क्लास का पहली बार पेपर दिया, एनुअल एग्ज़ाम में हमारे सृष्टिक रोग की कहानी आई। हमारे तो इंग्लिश भी 6ठी से शुरू होती थी, उसमें भी 4 लाइनों की कहानी आती थी। संयोग देखिए 7वीं क्लास में भी हमें वही पूछी गई। 8वीं क्लास में हमारे टाइम में बोर्ड हुआ 1 साल के लिए, फिर बंद हो गया, फिर वापस चालू हुआ। उस समय भी हमें वही पूछी गई। और इससे बड़ा संयोग क्या होगा, 10वीं क्लास में भी हमारे सृष्टिक रोग की कहानी आई। एक कहानी पढ़कर 10वीं पास हो गए अंग्रेजी में, समझ में आई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यह है रटंत सीखना। मतलब रट करके किसी चीज़ को आप जो है सीख लेते हो और ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग कर लेते हो, तो वो क्या होता है? रटंत सीखना होता है। जहाँ आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, समझने की कोशिश ही नहीं करनी है, क्योंकि कोशिश करने का कोई फ़ायदा हो ही नहीं सकता। कैसे फ़ायदा हो सकता बताओ? आधे से ज़्यादा लोगों को आज भी इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखना नहीं आती। आती है क्या? आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं आती, जबकि एप्लीकेशन 6ठी से लेकर 10वीं तक बहुत बार परीक्षा में लिखनी पड़ी होगी, वो भी किससे? रटंत से। आज आप में से 80% लोगों को टेंसेस फॉर्मेट नहीं आता। आता क्या? कैसे काम चलाया? रट कर के काम चलाया। ताज्जुब तो एक अंग्रेजी पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं ना 6ठी से 10वीं तक के सरकारी स्कूलों में, वो भी रटंत विद्या ही सिखाते हैं कि ये आएगा तो ये करना सिखाते ना। वो भी ला गया तो एन ही लगाना, बस लगाना क्यों है उसका नहीं आइडिया। तुमको तो लिख रहा है अम्ब्रेला, तो उससे पहले खालिस्तान है तो क्या लिखना है? एन लिखना है। ये सिखाया कि नहीं सिखाया? यह है रटंत विद्या। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जीवन के अंदर सीखने की, एक बालक के लिए, विद्यार्थी के लिए, जो रट करके वो काम चलाता है। लिखिए, जब किसी विषय वस्तु को समझने के स्थान पर व्यक्ति केवल रटंत के आधार पर कार्य करते हुए सीखता है, जैसे वर्णमाला पहाड़े आदि रटना, ये सब आपने रटे हुए हैं। और इसमें भी खास बात ये है कि आपको आज तक नहीं पता कि अल्फ़ाबेट्स में ए ही पहले क्यों आता है और जेड ही लास्ट में क्यों आता है। सोचा कभी आपने? बी के बाद सी क्यों आता, डी क्यों नहीं आता? नहीं सोचा ना, क्योंकि हमने तो रट करके अपना काम चला लिया। तो रटन नेक्स्ट है अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना क्या होता है? किसे अर्थपूर्ण सीखना कहते हैं? अर्थपूर्ण सीखने का मतलब होता है कोई भी विषय वस्तु
कोई भी विषय वस्तु जब ऐसी होती है, जब हमें उसे सीखना होता है, तो हम सबसे पहले उसके मीनिंग पर गौर करते हैं। हमारा जो फोकस होता है वो इस बात पर होता है कि उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। और जब मीनिंग के ऊपर फोकस करते हुए उसको हम सीख लेते हैं तो वो विषय वस्तु स्थायी होती है, कभी उसको भूलते नहीं है। किसी कार्य व्यवहार का अर्थ हमें आ गया तो फिर क्या है, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। अर्थ ही तो हमें नहीं आता जब गड़बड़ होती है। तो यहाँ पर अर्थ सीखते हुए किसी व्यवहार को सीखना, विषय वस्तु को सीखना, ये एकदम श्रेष्ठ प्रकार का सीखना होता है। इससे बेहतर सीखना कोई सा भी नहीं होता है, क्योंकि ये स्थायी रहता है, परमानेंट रहता है। एक बार अर्थ आ गया तो परमानेंट आएगा। एक बार अर्थ जब आ जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए हमारे व्यवहार में बना रहता है। उस व्यवहार को, उस अभिप्राय को हम कभी भी क्या नहीं करते, भूल नहीं पाते। लिखिए, जब किसी विषय वस्तु को सीखने से पहले, जब किसी विषय वस्तु को सीखने से पहले हम उसके अर्थ को सीखने का प्रयास करते हैं, उसके अर्थ को सीखने का प्रयास करते हैं, अर्थ को सीखने का प्रयास करते हैं, और फिर अर्थ समझ में आने पर वह विषय वस्तु परमानेंट हो जाती है, वह विषय वस्तु परमानेंट हो जाती है। तो यह श्रेष्ठ प्रकार का सीखना होता है, श्रेष्ठ प्रकार का सीखना होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है अधिगम का पठार। अधिगम का पठार क्या होता है? देखो, जब बालक सीखता है तो सीखने के दौरान, सीखने के बीच में उसके सामने जो कठिनाई आती है, जो रुकावट आती है, जो बाधा आती है, उसे हम पठार के रूप में जानते हैं। इसे समझने के लिए हमें एक आरेख की आवश्यकता होती है, और कई बार वो आरेख भी परीक्षा में आ जाता है, पहले भी 2-3 बार पूछा गया है। तो ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले उस आरेख पर गौर करने की आवश्यकता है। एक बालक है, उसके सीखने को लेकर के हमने एक ग्राफ तैयार किया, जिसमें एक तरफ सीखने का समय कितना उसको कैसे लग रहा वो है, और दूसरी तरफ जो है सीखने की मात्रा। बालक किस मात्रा में सीख रहा है। बालक जो है वो यहाँ 0 से सीखना शुरू करता है, और इस तरह से उसका ग्राफ आगे बढ़ता है। इधर बढ़ने का मतलब समय हो रहा है उसको सीखने में, ऊपर बढ़ने का मतलब उसमें सीखने की मात्रा बढ़ रही है, सीखता जा रहा वो। अब एक ऐसी जगह आई जहाँ पर उसका ग्राफ ऊपर जा ही नहीं रहा, बस सीधी सीधी एक लाइन के रूप में मिल रहा है।
ऊपर जा ही नहीं रहा। ऐसी स्थिति में यहां तक उसका ऊपर ग्राफ नहीं जा रहा, फिर वापस ग्राफ ऊपर जाने लगा। तो देखो यहां पर जो बालक सीख रहा है उसके अंदर तीन कंडीशन अपने को दिखाई दे रही है। एक कंडीशन वो है जिसमें बालक सीख रहा है। एक ये कंडीशन है जिसमें दोबारा से वो सीखना प्रारंभ हो गया। लेकिन ये वो जगह है जहां पर बालक ने सीखना क्या कर दिया, बंद कर दिया। सीखना बंद। ये जो बालक ने सीखना बंद किया इस जगह पर, ये ही रुकावट है, बाधा है। इसी रुकावट या बाधा को क्या कहते हैं, अधिगम का पठार कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहली और ये दूसरी सीखने की अवस्थाएं हैं। इन दो सीखने की अवस्थाओं के बीच में बालक के सीखने में जो रुकावट या बाधा आई उसे क्या कहा जाता है, अधिगम का पठार कहा जाता है। ठीक है, एक बार बनाओ इसको। फैन बंद कर दो उधर से। लिखो इसमें रेखा चित्र या ग्राफ के अनुसार, रेखा चित्र या ग्राफ के अनुसार जब ग्राफ के अनुसार जब किसी बालक के सीखने के दौरान कोई रुकावट आ जाए, कोई रुकावट आ जाए और फिर कुछ समय
बाद बालक फिर से सीखना शुरू कर दे, बालक फिर से सीखना शुरू कर दे तो यह दो सीखने की अवस्थाओं के बीच, दो सीखने की अवस्थाओं के बीच दो सीखने की अवस्थाओं के बीच आने वाली रुकावट या बाधा, आने वाली रुकावट या बाधा अधिगम का पठार कहलाती है। अधिगम का पठार कहलाती है। ठीक है। अब देखो, आपसे ये पूछा जा सकता है कि अधिगम का पठार बनता क्यों है। पठार बनता है, पर इसके बनने के कारण क्या है। तो पठार निर्माण के कारण, पठार निर्माण के कारण की बात करें तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। सीखने में रुचि, का अभाव, सीखने का अनुचित समय, शिक्षण विधि, बिंदु में परिवर्तन, विषय वस्तु की प्रकृति, तो पठार निर्माण के ये 5 खास कारण है, वजह है जिनसे अधिगम के पठार का निर्माण होता है। सबसे पहले तो सीखने में रुचि का अभाव। देखो, जब कोई बालक सीख रहा होता है या सीखने के लिए तत्परता दिखाता है तो उसमें रुचि पैदा हो जाती है, तो ज़्यादा सीखता है। लेकिन सीखने के दौरान यदि बालक में रुचि नहीं है, वो सीखने की रुचि नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में वो नहीं सीख पाएगा, सीखना उसका बंद हो जाएगा। क्योंकि अवधान और रुचि यानी अटेंशन और इंटरेस्ट, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ अटेंशन होगा वहाँ इंटरेस्ट होगा, और जहाँ इंटरेस्ट होगा वहाँ पर अटेंशन होगा। तो रुचि नहीं है तो अटेंशन नहीं होगा, ध्यान केंद्रित नहीं होगा, और ध्यान केंद्रित नहीं होगा तो बताइए फिर बालक सीखेगा, नहीं सीख पाएगा। तो एक तो ये वजह हो सकती है कि जब रुचि नहीं होती है, बिना रुचि के हम सीखने के लिए बैठे होते हैं तो फिर नहीं सीख पाएंगे। इसलिए सीखने के समय हमारे अंदर एकदम रुचि होनी चाहिए।
हर पल हमारे मस्तिष्क में सीखने का भाव होना चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है कि जितनी तत्परता हमारे अंदर होगी मानसिक रूप से, उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्ट या रुचि हमारे अंदर बढ़ेगी और उतना ही बेहतरीन तरीके से हमारा ध्यान केंद्रित होगा और हम सीख पाएंगे। दूसरा, सीखने का अनुचित समय। देखो, सीखने का भी समय होता है, उचित और अनुचित। हम कब सीख रहे हैं कि सीख ही नहीं पा रहे, और कब सीख रहे हैं जब बहुत कुछ सीख रहे हैं। जब समय उचित है तो मैक्सिमम सीखेंगे, समय उचित नहीं है तो नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए क्या होना जरूरी है? उचित समय होना जरूरी है। मान लीजिए आपके सामने एग्ज़ाम है और फिर आप सीखेंगे तो ज़्यादा सीख पाएंगे, क्योंकि उचित समय। आपको कोई कहता है कि 2 साल कोई एग्ज़ाम नहीं है, फिर आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपके सामने सीखे हुए व्यवहार को उपयोग में लाने का उचित कोई मार्ग नहीं है, अवसर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक दूसरा यूं भी मान लीजिए कि हमारा दिन भर का जो दिनचर्या का व्यवहार होता है उसमें भी उचित अनुचित समय होता है। अगर आप शाम को 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच पढ़ते हैं तो बहुत कम समझ में आएगा। 8 से 12 के बीच में 4 घंटे होते हैं या ज़्यादा होते हैं। इन 4 घंटों में जितना पढ़कर के आप सीख पाओगे उतना प्रातःकाल आप 1 घंटे में पढ़ के सीख जाओगे। सुबह 4 से 8 बजे के बीच में यदि आप पढ़ते हैं तो इधर 4 घंटे उधर 1 घंटा बराबर है। तो एक समय उचित हुआ, दूसरा क्या हुआ? अनुचित हुआ। ये भी है। एक क्या होता है कि हम परीक्षा से 2 महीने पहले एकदम प्रॉपर तरीके से तैयारी करके रिलैक्स हो जाते हैं। एक परीक्षा के 1 दिन पहले पढ़ रहे हैं। परीक्षा के 1 दिन पहले पढ़ा हुआ कंपटीशन में फेल करवाने का माध्यम है। अगर आप परीक्षा से 5 दिन पहले पढ़ना छोड़ देते हैं तो आपका पेपर ज़्यादा अच्छा होगा, और बाद के ही 5 दिनों में ज़्यादा पढ़ते हैं। कई तो महान हस्तियां वो होती है जो बस में बैठकर परीक्षा देने जाते समय भी उनके हाथ में कुछ ना कुछ पढ़ने का होता है। बाइक पे भी जा रहे हैं तो पीछे बैठ कर के पढ़ते हुए होते हैं। यहाँ तक भी होता है कि परीक्षा हॉल में घुसने से पहले तक हाथ में कुछ पढ़ने का होता है, उसको बाहर फेंक के जाते हैं या वहाँ रख के जाते हैं। वो पढ़ाई कभी भी तुम्हें काम नहीं आएगी। ये मनोवैज्ञानिक सत्य है। परीक्षा केंद्र के बाहर तक पड़ी हुई चीज़ें आपके पेपर में 2-4 गलतियां करवाने वाली है, बाकी ठीक करवाने वाली नहीं है। गलती से कोई एक प्रश्न सही हो जाए, 2 हो जाए तो ठीक है, लेकिन 1-2 सही करवाने के स्थान पर वो कई गलत भी करवाएगी, इसका आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय आपका मस्तिष्क डाइवर्ट होगा, आपका ध्यान उस गाइड या किताब की तरफ होगा। जब परीक्षा हॉल में आप बैठेंगे तो आप हड़बड़ा जाएंगे कि यार थोड़ी देर पहले तो मेरे हाथ में किताब थी, अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, तब तो मैं देख के कुछ बता सकता था, अब तो मैं किस में देखूंगा, और आपकी मेंटलिटी जो है ना वो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए कभी भी परीक्षा हॉल तक पढ़ते हुए नहीं जाना चाहिए। 1 दिन पहले 2 दिन पहले भी नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत रिलैक्स होकर शांति से सोना चाहिए और यही सोचना चाहिए कि मेरा ही नहीं होगा तो किसका होगा। लेकिन दिखाते हुए आप परीक्षा हॉल तक जा रहे हैं तो वो बेहतरीन रिजल्ट के साधन नहीं है। ठीक है। शिक्षण विधि, पढ़ाने का तरीका। कुछ शिक्षकों का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा होता है, इतना बढ़िया होता है कि आसानी से बालक सीख जाता है, और कुछ टीचर्स का पढ़ाने का तरीका इतना कमज़ोर होता है कि पहले सीखा हुआ भी भूल जाता है। होता नहीं होता? कुछ जो पहले से पता होती है वो भी गायब हो जाती है। यार पहले तो ऐसा पता था, अब तो ऐसा बता दिया, पता नहीं कौन सा गलत है कौन सा सही है। हाँ या नहीं? तो पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट को ये पता नहीं चले मैं पढ़ा रहा है कि बातें कर रहा है। उसके बर्डन नहीं आना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि बातें हो रही है सामान्य रूप से, और बातों बातों में ही चीज़ें हमें समझ में भी आ जाए। ये होना जरूरी है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में ऐसा आवश्यक है
कि बातों बातों में हम चीज़ों को सीख जाएं, प्रेशर नहीं आए अपने ऊपर कि नहीं ये करना पड़ेगा। कुछ लोगों की आदत होती है बस इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा। अरे पहले समझा तो सही। होते ना बहुत से लोग, देखो आज का टॉपिक ऐसा है, आपको इसको हर हाल में रटना पड़ेगा, ऐसे परीक्षा में भी आएगा, और नहीं रटोगे तो काम नहीं चलेगा। फिर रटेंगे तो क्या लेने आया। अब बोलते ही नहीं बोलते बहुत से लोग। अच्छा, मैं ये अनुभव से बोल रहा हूं, मैंने कईयों को ऐसे कहते हुए देखा है, इसलिए फिर वो पढ़ाते हैं तो बच्चों के ऊपर दिमाग में वही बर्डन रहता है कि इसको तो रटना पड़ेगा, वैसे भी तो क्यों टाइम खराब करें इसके पास, ये कह रहा है इसको चिल्ला के जाने दो, बाद में रट लेंगे। जबकि वहाँ पर यदि टीचर बोलता है कि देखो ये समझने की चीज़ है, थोड़ा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा, और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है, थोड़ा ध्यान से समझिए तो आपका ध्यान समझने पे जाएगा। तो शिक्षण विधि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक वो शिक्षक होता है जिससे घंटों पढ़ने के बाद भी हमें नहीं लगता है कि हमें इतने घंटे पढ़ते हुए हो गए। एक वो होता है मेरे जैसा जो आधा घंटे में सर दर्द हो जाता होगा। होता है कि नहीं होता है? होता है कुछ लोगों, किसके होता है? बिंदु परिवर्तन। बिंदु परिवर्तन क्या होता है? पहले से हमारा कोई भी टॉपिक चल रहा है, वो हमें समझ में आता है, लेकिन अचानक से जब टॉपिक बदल जाता है तो फिर समझ में आना बंद हो जाता है। जैसे सरल ब्याज पढ़ाया जा रहा था, जिसमें एक सरल सा सूत्र होता है SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, होता ना। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट एंड टाइम अपॉन 100। संख्याएं फिट करके उत्तर आ जाते हैं और डायरेक्ट ब्याज आता है। वो टॉपिक खत्म हो गया। अब टीचर ने शुरू कर दिया CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। सूत्र बदल गया। स्टूडेंट या बच्चा सोचता कि कल तक तो ब्याज इससे आ रहा था, अब ये किससे आएगा। सूत्र बदल गया, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कभी दर को कभी समय को ऊपर नीचे करना पड़ता है, करना पड़ता है ना। कभी क्या आधा करो, कभी क्या डबल करो, कभी पूरा करो। मुझे गणित नहीं आती पर मैंने सुना हुआ है, ऐसा कहते हैं लोग, होता ना। और फिर भी उत्तर ब्याज में नहीं आता। उस सूत्र से भी उत्तर जो आता वो आता मिश्र धन आता ना, उसको फिर वापस ब्याज में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंसिपल को उसमें से घटाना पड़ता है। तो एक लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो बालक जो सरल ब्याज पढ़ रहा था, उसमें सीख रहा था, समझ रहा था, अब वो चक्रवृद्धि ब्याज में सीखने से घबराने लगता है। तो बिंदु परिवर्तन भी कभी कभी ऐसा होता है कि बालक जो है सीखना बंद कर देता है। इसके अलावा विषय वस्तु की प्रकृति, विषय वस्तु की प्रकृति जो होती है, नेचर किसी भी सब्जेक्ट का है, ये भी बहुत प्रभाव डालता है। पहला कालांश हिंदी का है, दूसरा गणित का और तीसरा सामाजिक विज्ञान का है। तो बहुत सारे लोगों को गणित नहीं आता ढंग से, तो पहले कालांश में पढ़ेंगे, दूसरे में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, फिर तीसरे में सीखेंगे। तो बीच में एक कालांश के समय उनका सीखना क्या हो गया, बंद हो गया। तो वो पठा रहे क्योंकि वहाँ गणित की प्रकृति उनको जटिल लग रही है, नहीं सीख पा रहे। एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। पहाड़े आपने याद किए होंगे, जब हिंदी भाषी बालक पहाड़े याद करते हैं तो एक बड़ी समस्या उनके सामने कब पैदा होती है, जब 2 से 7 तक का पहाड़ा याद करते हैं तो इजीली याद हो जाते हैं। रोज का बच्चा एक पहाड़ा याद कर सकता है। लेकिन 7 के बाद जब 8 के में जाता है ना, तो 7 और 8 दोनों के पहाड़े के बीच में एक संख्या आती है 56। ये 56 एक ऐसा नंबर है कि यहां आने के बाद में स्टूडेंट या बालक पहाड़ा शुरू करेगा 7 से और एंड होगा 80 में। न मालूम कहां से क्यों 80 आ जाते हैं। शुरू करेगा 8 से और एंड होगा 70 में। और ये कहीं भी जाओ ये प्रॉब्लम है। इसलिए जो बालक रोज का एक पहाड़ा याद कर रहा था, अब 7 से 8 में जाने में उसको 5 दिन लग जाएंगे, समझ में आएगी 5 दिन बाद, तब जाके वो सही बोल पाएगा। फिर उसके बाद में अगर उसने जैसे से उसको याद कर लिया तो फिर 9, 10, 11, 12 का याद करना बहुत आसान है, एक एक दिन में याद कर लेगा। लेकिन 12 से 13 के पहाड़े में जाने में बड़ी दिक्कत आती है। 20% लोगों की ज़िंदगी पूरी हो जाती है लेकिन 13 का पहाड़ा नहीं आता।
फिर जैसे जैसे 13 का याद कर लेगा 16 तक पहुंच जाएगा, फिर 17 में अटक जाएगा। फिर 17 के पहाड़े के अंदर बड़ी दिक्कत उसको आएगी। 40% लोगों को ज़िंदगी में कभी 17 का पहाड़ा नहीं आता। आप में से कितने लोगों को आता है? आता है किसी को? नहीं ना, क्योंकि उसमें जटिलता है, उसकी प्रकृति में जटिलता है। और 17 का भी जैसे से याद कर लिया तो फिर 19, वो 18, 19, 20, 21, 22 तक कोई दिक्कत नहीं है, सब इजी होते हैं, उनको कर सकते हैं। लेकिन फिर 23 का पहाड़ा 60% लोगों की ज़िंदगी पूरी हो जाती है पर कभी नहीं आता। आप में से किसी एक को आता हो तो सुना दो। आता है? आप तो टीचर बनने जा रहे हो ना। आप में भी कुछ तो साइंस वाले लोग होंगे, साइंस मैथ के कौन कौन है? नहीं आ रहा ना, ये प्रॉब्लम है, ये विषय वस्तु की प्रकृति है, इसमें आपकी दिक्कत नहीं है। मैं ये बात बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं उसका अनुभव रखता हूं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ होगा, जब 7 से 8 में गया होगा तो 4 दिन लगे होंगे, क्योंकि अनुभव बोलता है। समझ में आ रही बात? तो ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी, ये वो हैं जो कारण के रूप में काम करती है अधिगम का पठार पैदा करने में। इन कारणों को यदि हम दूर कर देंगे तो सीखने में अधिगम का पठार पैदा नहीं होगा। ठीक है, आज इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू।